तो अपना टॉपिक हम बात कर रहे हैं सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से साइंस मिलते हैं जब सुपीरियर वेना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो कौन कौन से साइन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ट्यूब्स ब्लॉक होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ईसोफेगस ब्लॉक होता है तो क्या क्या साइन देखने को मिलता है। तो ईसोफेगस जैसे कि हम जानते हैं ये फूड पाइप होती है हमारी, इसकी जब ब्लॉकेज होती है तो पेशेंट को स्वेलो करने में डिफिकल्टी होती है। तो हम पेशेंट को कुछ बिस्किट देंगे और उसे कहेंगे इसको स्वेलो करो, तो पेशेंट उसको स्वेलो नहीं करेगा, पेशेंट इज अलाउड टू गिवन सम बिस्किट्स और वो स्वेलो नहीं कर पाता, इसे हम कहते हैं डिस्फेजिया। ये कब मिलता है हमें साइन, जब ईसोफेगस ब्लॉक होता है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में। इसके अलावा अगर ट्रेकिया ब्लॉक हो जाए, तो ट्रेकिया अगर ब्लॉक हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए ट्रेकिया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एयर अंदर नहीं जा पाएगा। अगर एयर अंदर नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजनेशन भी अच्छे से अंदर पेशेंट का हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को सेंट्रल साइनोसिस आना शुरू हो जाता है। और जब एयर अच्छे से अंदर नहीं जा पाती है तो जो भी चेस्ट वॉल होती है वो अच्छे से प्रॉपर्ली वो इन्फ्लेट नहीं हो पाती, तो उसे इंटरकॉस्टल सक्शन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को जब एयर अंदर से अच्छे से नहीं जा पाती तो पेशेंट को स्ट्राइडर भी आना शुरू हो जाता है जब सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में ट्रेकिया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। इसके अलावा आप देखते हैं कि अगर ब्रोंकस का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसमें क्या क्या साइन मिलते हैं। तो जब ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी लंग टिश्यू होता है वो कोलैप्स हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोलैप्स की। ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस की वजह से जो लंग कोलैप्स होता है उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोलैप्स। उसकी वजह से क्या होगा कि जहां का भी कोलैप्स होगा वहां पे एयर एंट्री डिक्रीज हो जाएगी, डिमिनिश्ड मूवमेंट मिलेगी, वहां की मूवमेंट भी कम हो जाएगी उस साइड की चेस्ट की, और मीडियस्टाइनम भी उसी साइड शिफ्ट हो जाएगा, सेम साइड पे जहां पर भी ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रोंकस है। इसके अलावा वहां का नोट जो होता है इंपेयर्ड नोट हो जाएगा, परकशन जब हम करेंगे वहां की ब्रेथ साउंड भी एब्सेंट हो जाएगी। इसके अलावा वोकल रेजोनेंस एब्सेंट भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, और साथ में वहां पे कोई भी एडवेंटिशियस साउंड नहीं आएगा जहाँ का ब्रोंकस या अब्जॉर्प्शन कोलैप्स है। इसके अलावा क्या होता है कभी कभी कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या लिम्फोमा में क्या होता है कि ये अफ्यूजन कर देता है अफेक्टेड साइड में, लंग में। अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा लिम्फोमा अगर प्लूरल अफ्यूजन प्रोड्यूस कर देते हैं कभी कभी सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रेशर पड़ता है बाहर से लंग टिश्यू में, जिसकी वजह से कंप्रेशन कोलैप्स होता है। तो जब कंप्रेशन कोलैप्स होता है तो इसमें भी वैसे ही साइन जो होते हैं वो उसमें डिक्रीज मूवमेंट हो जाएगी चेस्ट की, जहाँ पे अफ्यूजन हुआ है वहाँ पे मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसमें मीडियस्टाइनम जो होता है वो अपोजिट साइड शिफ्ट हो जाता है, प्रेशर की वजह से जो शिफ्ट होता है मीडियस्टाइनम अपोजिट साइड में चला जाता है इस केस में। इसके अलावा अफेक्टेड साइड में जहाँ फ्यूजन हुआ वहाँ स्टोनी डल नोट आना शुरू हो जाएगा, वहाँ का वेजिकुलर या ट्यूबुलर ब्रेथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज्ड वोकल रेजोनेंस भी कम हो जाएगा। और उस साइड में ब्रोंकोफोनी आना शुरू हो जाता है, प्लूरल फ्यूजन के ऊपर ब्रोंकोफोनी आना शुरू हो जाता है, ईगोफोनी आना शुरू हो जाता है, ई ट्वैंग आता है, नेजल ट्वैंग आना शुरू होता है, ईगोफोनी कहते हैं उसे। इसके अलावा विस्परिंग पेक्टोरलिकी आना शुरू हो जाता है, और साथ साथ में जहाँ भी फ्यूजन हुआ वहाँ कोर्स क्रेपिटेशन भी कभी कभी आना शुरू हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि लार्ज मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड होता है, लार्ज मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया में, लिम्फोमा में एक मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड कभी कभी बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया में पड़ा होता है, या कभी कभी मास होता है जहाँ पे भी ट्रेकिया बाइफर्केट होता है वहाँ पे एक मास पड़ा होता है, जैसे कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में। तो ये मास या लिम्फ नोड क्या करते हैं कि ट्रेकियल साउंड जो होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं, और ट्रांसमिट करके ये कहाँ पहुंचाते हैं, इस ट्यूबुलर ब्रेथ साउंड को ये पहुंचाते हैं इंटरस्कैपुलर रीजन में, ये सुनाई देती है इंटरस्कैपुलर रीजन में। तो जो भी ये लिम्फ नोड है या मास है ट्रेकियल बाइफर्केशन में बड़ा है, ये ट्रेकियल साउंड को ट्रांसमिट करके इंटरस्कैपुलर रीजन में पहुंचा रहा है, तो वहाँ पे पेशेंट को विस्परिंग पेक्टोरलिकी आना शुरू हो जाता है, ट्यूबुलर ब्रेथ साउंड आना शुरू हो जाता है, ईगोफोनी आना शुरू हो जाता है। तो इस साइन को हम कहते हैं डी स्पाइन साइन पोस्टीरियर, डी स्पाइन साइन पोस्टीरियर, क्योंकि ये पोस्टीरियरली सुनाई देता है। वैसे ही अगर इंटीरियरली ऐसे इंटीरियरली भी एक होता है इंटीरियर डी स्पाइन साइन, उसमें क्या होता है कि उसको सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में डल नोट मिलता है पेशेंट को इंटीरियरली, राइट या लेफ्ट दोनों साइड डल नोट अगर आ रहा है सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, साथ में ट्यूबुलर ब्रेथ साउंड अगर आ रही है तो उसे कहते हैं एंटीरियर डी स्पाइन साइन। अगर पोस्टीरियरली ट्रांसमिट हो रही है ट्रेकिया की साउंड तो उसे पोस्टीरियर डी स्पाइन साइन कहेंगे, अगर इंटीरियरली हो रही है तो एंटीरियर डी स्पाइन साइन कहेंगे। जब नर्व्स की कंप्रेशन होती है, नर्व सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में कंप्रेस होता है, तो उसकी वजह से क्या क्या साइन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है तो उसमें क्या होगा। तो हम पेशेंट को कहेंगे, उसको बोलेंगे कि अपना नाम या एड्रेस बताओ। जैसे ही वो पेशेंट कोशिश करेगा अपना नाम और एड्रेस बताने में तो उसे होर्सनेस आना हम शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक साइन आता है, हमने पेशेंट को कहना नाम और एड्रेस बताओ, अगर उसको होर्सनेस आ रहा है तो उसका रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कंप्रेस हो गया सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में। इसके अलावा हम पेशेंट को कहेंगे कफ करने के लिए, जब वो कफ करेगा तो उसमें हमने बोवाइन नेचर ढूंढना है कफ में। इसके अलावा इंडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी करेंगे तो उसमें हमें पोजीशन देखना है अफेक्टेड वोकल कॉर्ड का, कॉमनली लेफ्ट साइड का वोकल कॉर्ड का पोजीशन देखना है, वो पैरामीडियन पोजीशन पे होता है, कैडावेरी पोजीशन में होता है जब वो फोनेट करता है, ये इंडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी में करना है। इसके अलावा सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक जो होती है उस वो कंप्रेशन होने से हॉर्नर सिंड्रोम आता है। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट को एक साइड का सूडोटोसिस हो जाता है, आईलिड नीचे की तरफ हमें लगता है सूडोटोसिस जिसे कहते हैं। इसके अलावा प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है जिसे कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल या मियोसिस कहते हैं। इसके अलावा वन साइड आपका फेस इप्सिलेटर फेस नेक आर्म और अपर चेस्ट में क्या होता है कि स्वेटिंग एब्सेंट हो जाता है, इसे कहते हैं हम एनहाइड्रोसिस, फेस नेक आर्म और अपर चेस्ट का। इसके अलावा जो आईबॉल होता है वो बिल्कुल ऑर्बिट के अंदर चला जाता है हॉर्नर सिंड्रोम में, जिसे कहते हैं एनॉप्थेल्मस। इसके अलावा सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स का लॉस हो जाता है हॉर्नर सिंड्रोम में। तो ये सब हॉर्नर सिंड्रोम में नर्व कंप्रेशन की वजह से, सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। देखते हैं कि कौन कौन सी वेसल्स ब्लॉक हो सकती है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा खुद ब्लॉक हो जाएगा, और जब सुपीरियर वेना केवा ब्लॉक होता है तो उसकी वजह से डायलेटेशन हो जाती है, टॉर्चस कोलैटरल वेन्स जितनी भी होती है ना, टॉर्चस कोलैटरल वेन्स आना शुरू होती है, डायलेटेड हो जाती है वो अपर चेस्ट में, डायलेटेड और टॉर्चस कोलैटरल वेन्स अपर चेस्ट में, आर्म में देखने को मिलती है, नेक में भी देखने को मिलती है, और टेम्पल रीजन फेस का जो होता है वहाँ पर भी आती है ये। इसके अलावा स्मॉल वेन्यूज जो होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं अपर चेस्ट वॉल में। इसके अलावा सूजन आ जाता है, अडीमा हो जाता है फेस का, जिसे मून फेस कहते हैं। इसके अलावा नेक आर्म और अपर थॉरस में भी अडीमा हो जाता है। इसके अलावा एंगॉर्ज सबलिंगुअल वेन्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्लूथोरा होता है फेस का, प्लूथोरा में क्या होता है, पेशेंट को साइनोटिक ह्यू ब्लूइश कलर का फेस सोनाइटिक ह्यू जिसे कहते हैं वो फेस पे, नेक पे, आर्म्स में और हैंड्स में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एंगॉर्ज्ड और नॉन पल्सटाइल इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है। इंटरनल जुगुलर वेन्स बड़ी बड़ी हो जाती है और वो पल्सटाइल नहीं होती है, नॉन पल्सटाइल इंटरनल जुगुलर वेन, और इसके साथ साथ नेगेटिव हिपैटोजुगुलर रिफ्लक्स भी होता है। इसके अलावा कंजक्टाइवा में अडीमा आता है, कंजक्टाइवल अडीमा को कीमोसिस कहते हैं। इसके अलावा सब कंजक्टाइवा में हेमरेज आना शुरू हो जाता है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज। इसके अलावा जो फ्लो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, फ्लो जो होता है कोलैटरल वेन्स में वो अबव डाउनवर्ड होता है। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में फ्लो अबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे को आएगा फ्लो कोलैटरल वेन्स में। इसके अलावा
सेंसोरियम भी डिस्टर्ब हो सकता है ऐसे पेशेंट्स का। इसके अलावा अगर एजाइगस की वेन की अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से पेशेंट को प्लूरल अफ्यूजन आता है, यूजुअली राइट साइड में देखने को मिलता है एजाइगस वेन की ब्लॉकेज। इसके अलावा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए लिम्फेटिक्स, तो उसकी वजह से लिम्फ आना शुरू हो जाता है प्लूरल कैविटी में, जिसे हम काइलोथोरैक्स कहते हैं, या फिर नॉन पिटिक एडिमा हो जाता है अपर थोरैक्स का, फ्रंट और बैक दोनों साइड में नॉन पिटिक एडिमा। रेयरली कभी कभी क्या होता है कि पेरिकार्डियल अफ्यूजन आना शुरू हो जाता है सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में। तो एक चीज़ और है, अनाटॉमिकल बेसिस देखेंगे तो जितने भी राइट साइडेड ट्यूमर ही ये प्रोड्यूस करते हैं सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, राइट साइडेड ट्यूमर्स। इसके अलावा दो और अदर फीचर्स होते हैं सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम के, जिसे हम कहते हैं बायलेटरल पेपिलोएडिमा और एक्सॉप्थाल्मोसिस। बायलेटरल पेपिलोएडिमा और एक्सॉप्थाल्मोसिस, ये दो अदर फीचर हैं सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में। अब जितने भी ये फीचर्स होते हैं सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में, ये सारे प्रोमिनेंट या बढ़ जाते हैं जब हम लीनिंग फॉरवर्ड जब बैंड करते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना कि ब्रेथलेसनेस जो होती है पेरिकार्डियल अफ्यूजन में, वो डिक्रीज हो जाती है जब पेशेंट माउंटेन प्रेयर पोजीशन जो होती है माउंटेन्स की, उसमें ये ब्रेथलेसनेस कम हो जाती है पेरिकार्डियल अफ्यूजन में। उसमें भी लीनिंग फॉरवर्ड करता है पेशेंट, लेकिन उसमें ब्रेथलेसनेस कम हो जाती है पेरिकार्डियल अफ्यूजन में। इसके अलावा चेस्ट वॉल की जो वेन्स होती है प्रोमिनेंट नहीं होती है सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम में। अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन है जहाँ अबव है एजाइगस वेन की, जहाँ ज्वाइनिंग है सुपीरियर वेना कैवा से, अगर उसके अबव सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो जितने भी चेस्ट वॉल की वेन्स होती है वो प्रोमिनेंट देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा हमें सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी भी ढूंढना है ऐसे केसेस में, क्लबिंग भी ढूंढना है, रेडिएशन मार्क ढूंढना है चेस्ट वॉल में, और पल्सेस पैराडॉक्सिस भी ढूंढना है।